नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है, नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। ये बात जब आज किसान महाचौपाल में भोपाल के अंदर राहुल गांधी बोल रहे थे, तो इसके साथ साथ इस देश के अंदर की समस्याएं किस प्रकार से विपक्ष उठाना चाहता है और संसद में उसे उचित मंच नहीं मिल रहा है और फिर उसे जनता के बीच जाकर ये सारी बातें कहनी पड़ रही है, इसका एक सीधा साधा जीता जागता उदाहरण आज भोपाल से देखने को मिला। भोपाल में दरअसल किसान महापंचायत थी, महाचौपाल, और वहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी ने इस बात पर बड़ा ऐतराज किया, एक कड़ा सवाल उठाया कि आखिर जो डील 4 महीने से रुकी हुई थी वो किस कारण से, किस दबाव में आकर नरेंद्र मोदी ने साइन की है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और स्वाभाविक है कि नरेंद्र मोदी जब देश के प्रधानमंत्री हैं तो नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है, उनकी जवाबदेही इस देश की चुनी हुई प्रतिनिधि सभा यानी संसद के प्रति है, लोकसभा के प्रति है। संविधान की किताबों में हमें पढ़ाया जाता है कि कोई भी सरकार या सरकार का मुखिया, प्रधानमंत्री या मंत्री, वो संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन लोकसभा के अंदर इस डील पर प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। और जब राहुल गांधी को भी वहां बोलने नहीं दिया जाता, चाहे वो जनरल नरवणे की किताब से कुछ बोलना चाहते हो, चाहे किसी और मुद्दे पर बोलना चाहते हो, बार बार टोका टाकी की जाती है और उनके बोलने में बाधा उत्पन्न की जाती है, तो स्वाभाविक है कि नेता विपक्ष जनता का मंच चुनेगा। राहुल गांधी ने वही काम किया। किसानों के बीच जाकर जिस प्रकार से उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील की गई है वो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के दबाव में की गई है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है डेटा। किसी भी देश के लिए डेटा सबसे महत्वपूर्ण है और भारत की सबसे बड़ी जो कुछ पूंजी है उनमें से एक है भारत का डेटा, और भारत के डेटा के कारण ही अमेरिका आज की तारीख में चीन का मुकाबला कर सकता है। राहुल गांधी का आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने इस डेटा को, भारत के आम नागरिकों के डेटा को अमेरिका के हवाले कर दिया है। लेकिन उससे बड़ा सवाल जो राहुल गांधी उठा रहे हैं कि आखिर किस दबाव में भारत ने अमेरिका के साथ ये डील की है, तो उसके 2 कारण जो वो गिना रहे हैं, उसका पहला कारण जरा सुन लीजिए। पहला कारण, अमेरिका में लाखों फाइल, एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई हैं। पहले कारण के तौर पर राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल का जिक्र कर रहे हैं। स्वाभाविक है कि उसमें भारत सरकार के एक मंत्री हरदीप पुरी का नाम आ रहा है, कई जगह उनका जिक्र आ रहा है, तो आगे चलकर भारत सरकार इस मुद्दे पर क्या रुख लेगी और हरदीप पुरी के सहारे कई और नाम तो नहीं खुल जाएंगे, इसको लेकर जब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है, तो इन सब के बीच एप्स्टीन फाइल क्या वाकई भारत सरकार के कंप्रोमाइज होने की, कथित तौर पर कंप्रोमाइज होने का एक बड़ा कारण बनता जा रहा है? ये एक सवाल बड़ा है। लेकिन राहुल गांधी ने तो 2 कारण आज गिनाए। पहला कारण आपने सुन लिया, अब जरा दूसरा कारण भी सुन लीजिए। और दूसरा कारण, और भी खतरनाक कारण, मैं भी आ रहा था, गाड़ी में आ रहा था, मैंने देखा अदानी आईसीसी, जहां भी आप देखो अदानी का नाम है, देखा आपने? तो दूसरा कारण भी आपने सुना। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार के सबसे करीबी उद्योगपति की फाइल अमेरिका में फंसी हुई है और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार उनको बचाने के लिए इस देश के किसानों के हित को अमेरिका के हाथों गिरवी रख रही है, इस देश के एमएसएमई यानी छोटे उद्योगों के हित को अमेरिका के हाथों गिरवी रख रही है, इस देश के डेटा को अमेरिका के हवाले कर रही है और इस देश के उद्योगों के हित को अमेरिका के हाथों बेचने की कोशिश कर रही है। आरोप तो राहुल गांधी के यहां तक होते हैं कि मोदी सरकार ने देश बेच दिया। सवाल यह है कि राहुल गांधी जब ये सारे आरोप लगा रहे हैं तो सत्ता के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति जब संसद सत्र चल रहा हो उस दरमियान अपनी तरफ से चीजों को साफ करने की कोशिश क्यों नहीं करता? और आज की तारीख में जब से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद
जिस तरह से ट्रंप के टैरिफ को एक तरह से नकारने वाली भाषा का प्रयोग किया गया, दुनिया के तमाम देश जो अमेरिका के साथ डील कर रहे थे, एक एक कर अपने डील को रद्द कर रहे हैं। जो ट्रंप के दबाव में भी डील कर रहे थे, वो अपनी डील को रद्द कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, भारत क्यों नहीं अपनी डील को रद्द कर रहा है? यह बहुत बड़ा सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश, आखिर अमेरिका के साथ अपनी डील को रद्द क्यों नहीं कर रहा है? और इस सवाल का जवाब कल जो पोस्ट डोनाल्ड ट्रंप ने किया, सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिल्ली उड़ाने जैसी बातें की, उसके बाद से भी अगर भारत डील रद्द नहीं कर रहा है तो क्या वाकई भारत गहरे दबाव में है? और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गहरे दबाव में है, उनको फंसा दिया गया है, वो कंप्रोमाइज्ड हो गए हैं। इसके बावजूद यदि भारत सरकार उस डील को रद्द नहीं कर रही है तो कारण क्या है? लेकिन राहुल गांधी इतने पर भी नहीं रुकते। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी ये डील रद्द नहीं कर सकते, पीछे नहीं हट सकते। क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी ये डील रद्द नहीं कर सकते? जरा आप खुद सुनिए राहुल गांधी की जुबानी। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। तो देखा आपने कि जिस प्रकार के आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं कि किस वजह से मोदी सरकार इस डील को कैंसिल नहीं कर सकती, उससे तो साफ दिखता है कि यदि राहुल गांधी के आरोपों में दम है तो व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ के लिए, अपने करीबी लोगों के हित में फैसले कराने के लिए, अपने करीबी लोगों के हित को मद्देनजर रखते हुए भारत के आम लोगों के हितों को सूली पर चढ़ाने का काम मोदी सरकार ने किया है। सवाल यह है कि यह नौबत क्यों आई? 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत यदि आप देखने की कोशिश करें तो एक बड़ा बदलाव नजर आएगा। 2014 के पहले के भारत में 19 महीने की इमरजेंसी को एक अपवाद के तौर पर रख लिया जाए तो उसके अलावा इस देश का जो स्ट्रक्चर है, उसमें सिविल सोसाइटी के लिए एक जगह है, उसमें मिडिल क्लास के लिए एक जगह है, उसमें गरीबों के लिए एक वेदना है, उसमें क्षेत्रीय असंतुलन को, रीजनल इंबैलेंस को खत्म करने के लिए समय समय पर की गई कवायद है। चाहे वो बैंकों का नेशनलाइजेशन हो, चाहे वो राजाओं के प्रिवी पर्स की समाप्ति हो, चाहे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से राज्यों को रेशनलाइज तरीके से तय करने का, उनकी बाउंड्री तय करने का मसला हो, चाहे वो गाडगिल फॉर्मूले के माध्यम से राज्यों के बीच में संसाधनों के वितरण की व्यवस्था हो। तमाम ऐसे उदाहरण आपको दिखेंगे जहां नागरिक समाज के निर्माण की दिशा में सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, कांग्रेस की हो, जनता पार्टी की हो, जनता दल की हो, या अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भारतीय जनता पार्टी की हो, एनडीए की हो, हर दौर में नागरिक समाज सबसे ऊपर रहा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक दौर 2014 में आता है, वहां नागरिक समाज की भूमिका कितनी छोटी हो जाती है, जरा इसको देखने की कोशिश करें तो कई सारे पहलुओं पर इसको आसानी से देखा जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा कौन देगा, आम लोगों को जानने का अधिकार नहीं है, संविधान पीठ फैसला करेगी। राइट टू प्राइवेसी कैसा मसला है, निजता का अधिकार कैसे तय होगा, आम लोग तय नहीं करेंगे बल्कि संविधान पीठ ही से तय करेगी। और भी तमाम ऐसे मसले हैं जिन मसलों को यदि हम देखने की कोशिश करें तो केंद्र राज्य संबंध कसौटी पर है। जीएसटी के बाद राज्यों की जो हालत है उसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि राज्यों के संसाधनों का बड़ा हिस्सा अब दिल्ली में स्टेट जीएसटी के रहमो करम पर आ गया। और उससे भी आगे बढ़कर यदि इस मौजूदा सिस्टम में आम आदमी की भूमिका को देखें तो साफ दिखाई देता है कि जिस पब्लिक सेक्टर को भारत की रीढ़ माना गया, प्राइवेट सेक्टर के साथ कदम ताल कर चलते हुए इस देश की तरक्की की गाथा लिखने वाला माना गया, उस पब्लिक सेक्टर के अंदर स्थिति यह है कि भारत पेट्रोलियम बिकने की बाट जोह रहा है। बीएसएनएल कहां चला गया इसका अंदाजा सबको है। और इन सब से आगे बढ़कर एयरपोर्ट किसके हाथों में है,
इन सब से आगे बढ़कर ऑप्टिक फाइबर किसके हाथों में सौंपने की तैयारी है, गैस पाइपलाइन किसके हाथों में सौंपने की तैयारी है। इन सारी चीजों को यदि देखने की कोशिश करें तो ये बात साफ हो जाती है कि सत्ता चंद पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बनती गई, और सत्ता जब चंद पूंजीपतियों के हाथ का खिलौना बनती गई तो इस परिस्थिति में पूंजी निर्माण एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पर सामने आया। याद रखिए, पूंजी निर्माण का काम, कैपिटल फॉर्मेशन का काम दुनिया के किसी भी देश में सरकारें नहीं करती है। सरकार मुद्रा निर्माण कर सकती है, नोट छाप सकती है, नोट के वैल्यू को अपनी तरफ से ऊपर उठाने की कोशिशें कर सकती है या एक झटके में नीचे गिराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन पूंजी निर्माण नहीं कर सकती। पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन का काम इस देश में हमेशा से आम जनता ने किया है, उसके श्रम ने किया है, उसकी मेहनत ने किया है, उसके पुरुषार्थ ने किया है। लेकिन आम जनता के हाथ से जब पूंजी निर्माण की ताकत को छीनकर उसे 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर गुजर बसर करने वाले जीव में तब्दील कर दिया जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के किसी भी देश में श्रम योग्य यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसे कहते हैं, 15 साल से 65 साल के बीच की आबादी को, उस आबादी के सामने आखिर रास्ता क्या बचता है? वही रास्ता दिखाने की कोशिश आज राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी युवाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस को फ्रंट पर लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में जब पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का टी शर्ट पहनकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं तो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज होता है, उनकी गिरफ्तारी का कारण बताया जाता है। उस गिरफ्तारी के कारण में एक कारण तो यह बता दिया जाता है कि टी शर्ट पर प्रिंटिंग किसने कराई, यानी पीएम इज कॉम्प्रोमाइज का कि प्रिंटिंग कहां से हुई, किस प्रिंटिंग मशीन से हुई, किस दुकान से हुई, ये नहीं बताया, इसलिए पकड़ लिया गया। तो सिस्टम इस देश के अंदर इतना ज्यादा केंद्रीकृत हो चुका है, इतना सेंट्रलाइज हो चुका है कि एक व्यक्ति की मंशा अब टी शर्ट पहनने वाले तक नहीं, टी शर्ट के ऊपर प्रिंट किसने किया उस तक पहुंचकर उसको भी कहीं ना कहीं सत्ता और सिस्टम की ताकत से धमकाने की कोशिशों तक जब पहुंच जाए तो राहुल गांधी को या किसी भी व्यक्ति को सिस्टम के बाहर जाकर जनता से सीधा संवाद करना जरूरी हो जाता है। भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान भी राहुल गांधी ने यही कोशिशें की, कितनी कामयाब हुई कितनी नहीं हुई इस पर बहस हो सकती है। आज की तारीख में विपक्ष की भूमिका इस देश में कैसी है, निश्चित तौर पर इस बात को हम मान सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जिस तरह के विपक्ष की उम्मीद थी, 10 सालों में इस तरह के विपक्ष की भूमिका लोगों ने देखी नहीं। हाल के बिहार चुनाव में कैसा प्रदर्शन हुआ ये सबने देखा। इसके अलावा बिहार चुनाव के पहले जो चुनाव हुए, साल दर साल कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन गिरता चला गया, लेकिन इस गिरते हुए प्रदर्शन के बीच जो सबसे बड़ा कारण था वो रणनीति के लेवल पर तो था ही कि स्ट्रेटजी मेकिंग में कांग्रेस और कांग्रेस जिनके साथ मिलकर चुनाव लड़ती है उसमें बहुत बड़ा झोल रहा। एक झोल सिस्टम के कथित तौर पर कंप्रोमाइज्ड होने का भी है, जिसे राहुल गांधी वोट चोरी के नाम से संबोधित करते हैं। लेकिन उससे आगे जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा दरअसल यह है कि इस देश का युवा जो जाति और धर्म की राजनीति में उलझा पड़ा है, चुनावी हिंदुत्व का शिकार हुआ पड़ा है, हिंदू धर्म को बचाने के लिए पिछले 12 सालों से वो कंप्रोमाइज करता हुआ दिख रहा है, उसके सामने आज की तारीख में स्थिति यह है कि जिन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए इस देश का नौजवान अपना खेत बेचकर, अपनी जमीन बेचकर जिन प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन लेकर अपना भविष्य बनाने की कोशिश करता है, वहां चाइनीज रोबोट कुत्ते को अपना कुत्ता बनाकर पेश करने की कोशिश होती है। अब चाइनीज रोबोट कुत्ता अपना कुत्ता है या अपना कुत्ता नहीं है, यह पूरे देश और दुनिया ने देख लिया कि दिल्ली में जब एआई इंपैक्ट समिट चल रही थी, उस समिट के दरमियान गलगोटिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जो दावा किया गया कि वो ओरायन या बोरायन जो भी उसका नाम है, वो कुत्ता उसका बनाया हुआ है, तो लोगों के मन में भी ये डर हो गया कि आमतौर पर जब कुत्ता किसी को काट लेता है तब तो उसे 14 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये रोबोट वाला कुत्ता यदि किसी को गुस्सा होकर बाहर निकल जाए और काट ले, उसके बाद पता नहीं कितने इंजेक्शन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस देश के सिस्टम को इंजेक्शन की जरूरत है, अर्थव्यवस्था को इंजेक्शन की जरूरत है, और उन सबको इंजेक्शन देने का काम कहीं ना कहीं इस देश की नौजवान पीढ़ी कर सकती है। वही जो नौजवानों को जोड़ने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। अब उस नौजवान के दायरे में किसान भी आते हैं, उस नौजवान के दायरे में पढ़ने लिखने वाला युवा भी आता है, उसी
नौजवान के दायरे में कहीं ना कहीं मेहनत कश आवाम यानी इस देश का मजदूर वर्ग भी आता है, जिसकी किस्मत में यही लिखा हुआ है कि जनरल बोगियों की ट्रेन में लदाकर दिल्ली से कहीं या बिहार से या उत्तर प्रदेश से या कहीं से भी किसी देश के दूसरे राज्य सुदूर राज्य की तरफ रुख करना है और फिर एक ट्रेन से लदाकर जाना है और दूसरे ट्रेन से लदाकर आना। अब इस सिस्टम के ऊपर जब राहुल गांधी बोल रहे हैं तो स्वाभाविक है उनकी बातें तो सबको अच्छी लग रही है, लेकिन क्या राहुल गांधी के बोलने के बाद ही पूरा सिस्टम बदल जाएगा? क्या सत्ता राहुल गांधी के बोलने से मान जाएगी? सवाल ही नहीं उठता। सवाल यह उठता है कि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के संगठन में कितनी ऊर्जा बची है कि उसे जमीन पर ले जाकर क्रियान्वित कर सके। सवाल यह है कि इस देश का विपक्ष आम जनता के मुद्दे से कितना खुद को जोड़ पा रहा है। आज इस देश के विपक्ष के सामने जिस तरह के भ्रम की स्थिति है कि कहीं ना कहीं कोई एजेंसी आ जाती है और उसी एजेंसी को अपनी किस्मत का भगवान समझकर लोग देखने लगते हैं और राजनीतिक दल देखने लगते हैं कि वही एजेंसी स्ट्रेटजी बनाएगी और वही चुनाव जिता देगी। जमीन पर काम करने के लिए कार्यकर्ता तैयार नहीं है। जो कार्यकर्ता तैयार है उसके ऊपर विपक्ष के अंदर भी एक सिस्टम घुसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के कई लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करने की कोशिश कीजिए तो साफ साफ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भरे हुए हैं, ऊपर के लेवल तक भरे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। जनता तक बात पहुंचाने वाला मैकेनिज्म डेवलप नहीं होने दे रहे हैं। अब राहुल गांधी इसमें कितनी भी कोशिशें कर लें, बातें तो उनकी लोगों को अच्छी लगेंगी, लेकिन उनकी बातों को संगठन की मशीन के साथ जोड़कर चुनावी मशीन में तैयार किए बिना उनकी बातों का कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला है। बिल्कुल वैसा ही जैसे बिहार चुनाव में उनके वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान जबरदस्त भीड़ उमड़ा करती थी, लेकिन मिला क्या? 19 से घटकर 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आ गई, क्योंकि कांग्रेस का संगठन इसके लिए तैयार नहीं था। कांग्रेस जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी वहां चुनाव लड़ने के लिए तालमेल की कमी थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस ढंग से टिकट दिए जा रहे थे वो टिकट देने का सिस्टम निहायत ही अपरिपक्व था। और चूंकि बिहार मेरा गृह प्रदेश है तो मैं उसे देख रहा था, दूसरे राज्यों से भी कमोबेश ऐसी ही खबरें आती। सवाल यह है कि मोदी सत्ता जिस दौर में देश को लेकर के जा रही है, क्या इस दौर में चेक एंड बैलेंस की कोशिशों के लायक विपक्ष बचा है? कांग्रेस पार्टी के पास 99 सांसद हैं, विपक्ष के पास तकरीबन 250 सांसद हैं, लेकिन 250 सांसदों वाला विपक्ष यदि सत्ता पक्ष की नकेल नहीं कर सके तो मौजूदा दौर में इसे विपक्ष की विफलता ही माना जाएगा। आज एक प्रस्ताव सदन के अंदर स्पीकर के खिलाफ लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, उनके अलायंस के 4 दल इसमें रुचि नहीं दिखाते। आज दूसरे दल जो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका छोड़कर विपक्ष की वैकल्पिक सरकार केंद्र में बनवाने की कोशिश करे, कांग्रेस पार्टी उसमें बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाती। तो मौजूदा दौर में जो नरेंद्र मोदी का सिस्टम है, इस देश के साथ कहीं ना कहीं इस देश के हितों के साथ जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज करने की स्थितियां हैं, उस कॉम्प्रोमाइज करने की स्थिति के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को यदि 90% जिम्मेदार माना जाए तो 10% जिम्मेदार निश्चित तौर पर विपक्ष की ढीली ढाली स्ट्रेटजी को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जब इस देश के अंदर जनता ने कभी इतना बड़ा विपक्ष नहीं दिया, तब भी उसी लोकसभा में सरकार बदलकर विपक्ष ने दिखाया। इस लोकसभा में सरकार बदलने की कवायद क्या कभी विपक्ष की तरफ से होती हुई दिखी है? क्या कभी राहुल गांधी का कोई पैगाम लेकर चंद्रबाबू नायडू के यहां पहुंचा है? क्या कभी राहुल गांधी क्या कांग्रेस पार्टी या मल्लिकार्जुन खड़गे का पैगाम लेकर किसी ने देखा कि कोई चार्टर्ड प्लेन उड़ा हो दिल्ली से और वो एकनाथ शिंदे से मिलने गया हो और नीतीश कुमार से मिलने गए हो? किसी ने नहीं देखा। तो मौजूदा सिस्टम में राहुल गांधी बोलते रहे, राहुल गांधी जन समस्याओं को उठाते रहे, कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सत्ता यदि कॉम्प्रोमाइज्ड है और जो सत्ता जिसे राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज्ड मानते हैं वो देश के हितों को राहुल गांधी के मुताबिक बेचती हुई दिखाई दे रही है, उस सत्ता को बदलने के लिए यदि मौजूदा लोकसभा के अंदर राहुल गांधी की पार्टी या उनका गठबंधन कोशिश नहीं कर रहे हैं तो जो सारी बातें राहुल गांधी कर रहे हैं उन सारी बातों का कोई बहुत ज्यादा मतलब इसलिए नहीं निकलता क्योंकि आज की तारीख में फरियाद कहां की जाए। जनता के समक्ष भी एक बड़ी विचित्र स्थिति है, मीडिया पर वो भरोसा कर नहीं रहा, मीडिया के अंदर गोदी का टैग लग चुका है और मीडिया के साथ साथ जब इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की बातें होती हैं,
नौजवानों की बात होती है। अभी ताजा उदाहरण आप देखिए यूजीसी के सर्कुलर को लेकर के। न तो सरकार ने यूजीसी के सर्कुलर पर साफ ढंग से अपनी राय रखने की कोशिश की, उल्टा इसके बदले सुप्रीम कोर्ट ने समय पर मामला संभाल लिया। उसकी आड़ में छिपने की कोशिश जब सत्ता करने लगे तो मूल काम विपक्ष का था कि वो खुलकर सामने आए। विपक्ष भी अपनी तरफ से कुछ बोलता हुआ नहीं देखा। लेकिन इस देश के अंदर जो स्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी, उन्हें मैंने एक इंटरव्यू में सुना, वो कह रहे थे कि जनता के भीतर इमरजेंसी के समय जिस प्रकार की स्थिति थी, उस तरह की स्थितियां यूजीसी के सर्कुलर के बाद हो गई थी। चाहे सामान्य वर्ग हो या ओबीसी वर्ग हो या एसटी एसटी वर्ग हो, सबको अपने हितों की चिंता यूजीसी के एक सर्कुलर में दिखने लगी। जिन्होंने कभी कॉलेज यूनिवर्सिटी का मुंह नहीं देखा, उनको भी दिखने लगी। ये दरअसल एक इंडिकेटर है जिसे न तो राहुल गांधी समझ पा रहे हैं, न ही विपक्ष समझ पा रहा, कि जिस मुद्दे को उठाने के लिए विपक्ष पूरी मजबूती से तैयार नहीं है, उस मुद्दे को लेकर जनता में अंडर करंट है। सत्ता के खिलाफ नाराजगी का स्तर इतना है कि बिना विपक्ष के द्वारा मामला गरमाए हुए जनता खुद ही किसी मामले को गरमा दे रही है। उस परिस्थिति में भोपाल के अंदर राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, उन बातों को जनता के बीच लगातार लेकर चलने की कोशिश, संपूर्ण विपक्ष को बांध कर रखने की कोशिश, सत्ता का समर्थन कर रहे दलों को अपने पाले में करने की कोशिश, भला राहुल गांधी की पार्टी क्यों नहीं कर रही? इन्हीं सवालों के आश्रय मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी सरकार सरवाइव कर रही है। और नरेंद्र मोदी सरकार जिसे कंप्रोमाइज माना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं ये साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक सिस्टम ऐसा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर एक खेमा ऐसा जरूर डेवलप हो गया है, जिसका इशारा राहुल गांधी ने अभी 1-1.5 साल पहले अहमदाबाद में किया था कि कांग्रेस पार्टी के अंदर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भरे पड़े हैं। और ये बात आज की तारीख में मानने में कोई दो राय नहीं है कि वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जो मौजूदा दौर में वास्तविकता को स्वीकार कर चलने के लिए तैयार नहीं है, और देश कंप्रोमाइज होता जा रहा है। प्रधानमंत्री को राहुल गांधी कंप्रोमाइज मान रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जनता के बीच से विपक्ष के अंदर जो नेतृत्वकारी भूमिका देखनी चाहिए, जनता अभी भी विपक्ष के भीतर वो नेतृत्वकारी भूमिका यानी लीडरशिप क्वालिटी देखने की स्थिति में खुद को नहीं पा रही है। यही मौजूदा दौर में नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत है, न कि अमित शाह की कोई कथित चाणक्य नीति ताकत है, न ही नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व में वो 13-14 वाली परिस्थितियां अब दिखाई दे रही है, और न ही उनके पीछे जो मशीनरी खड़ी दिखाई देती है, वो मशीनरी में अब इतनी ताकत बची है कि वो जनता के मन और मिजाज को बदल सके। आज की तारीख में राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं काबिले तारीफ है, लेकिन उन मुद्दों के आश्रय क्या वो पूरे विपक्ष को एकजुट रख पाएंगे? क्या वो सत्ता के सहयोगी दलों को ललकार पाएंगे कि इस परिस्थिति में वो तटस्थ नहीं रह सकते? देखते हैं क्या होता है। चुनाव भोपाल का किया गया किसान महाचौपाल के लिए, लेकिन सत्ता बदलनी है पटना, मुंबई और आंध्र प्रदेश के आश्रय। भाजपा को कमजोर किया जाना है 2027 में लखनऊ के आश्रय, लेकिन लखनऊ, पटना, अमरावती और मुंबई इस देश की सियासत के अंदर मौजूदा दौर के ऐसे एपिक सेंटर है जहां से कभी भी कोई बड़ा राजनीतिक भूकंप खड़ा किया जा सकता है। उस राजनीतिक भूकंप को खड़ा करने के लिए विपक्ष के अंदर जो स्वाभाविक रणनीति होनी चाहिए, उसका साफ साफ अभाव दिखता है। लेकिन उसके आगे भी जो एक बड़ी चीज है, वो बड़ी चीज दरअसल ये है कि जनता की याददाश्त लोकतंत्र में बड़ी कमजोर मानी जाती है। 2026 में यह मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, क्या 2029 का इंतजार यदि राहुल गांधी कर रहे हैं तो क्या उस मुद्दे को टिकाए रख पाएंगे? सितंबर 2025 में बिहार के अंदर जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, उसे नवंबर तक इंडिया गठबंधन या महागठबंधन विपक्ष में टिका नहीं पाया। तो फिर वाला जब 2 महीने नहीं टिक पाए, तो 3 सालों तक इस मुद्दे के आश्रय राजनीति करने की जो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी यदि है, तो कितनी कामयाब होगी, इसका सहज ही अंदाजा आप लगा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।